स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। संघर्ष प्रकृति का आमंत्रण है, जो स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। तो इसी के साथ हम आज पढ़ाने वाले हैं अम्ल, क्षार एवं लवण। क्या पढ़ाएंगे? अम्ल, क्षार एवं लवण। इसमें हम परिचय पहले आज बताएंगे। आज इसमें हम केवल परिचय से बताएंगे कि अम्ल की खोज कैसी हुई, कैसे पहचान किया गया कि ये अम्ल है। ठीक, केवल पहले प्राचीन काल में क्या हुआ था कि अम्ल की ही पहचान की गई थी। पहले प्राचीन काल में, किसमें? काल में अम्लों की पहचान खट्टे स्वाद से की जाती थी। यहाँ लिख देते हैं किसकी पहचान हो रही है? अम्ल की। ठीक, प्राचीन काल में अम्लों की पहचान खट्टे स्वाद से की जाती थी। उस समय लोग सिरके के अम्लीय गुणों से परिचित थे। उस समय लोग सिरके के अम्लीय गुणों से परिचित थे। किसके? सिरके। सिरके के अम्लीय गुणों से परिचित थे। और उसके बाद क्या हुआ? बाद में पता चला कि बाद में क्या पता चला? बाद में यह पता चला कि इमली, नींबू और सिरके में अम्लीय गुण किसके कारण होता था? टाइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल और एस्टिक अम्ल के कारण होता था। किसके कारण? बाद में क्या पता चला कि बाद में पता चला कि इमली, नींबू, सिरके में खट्टे स्वाद किसके कारण होता था? टाइट्रिक अम्ल, टाइट्रिक अम्ल और उसके बाद साइट्रिक अम्ल और उसके बाद एस्टिक अम्ल। इसी तीन के कारण क्या था? अम्ल में खट्टेपना था, मतलब कि खट्टे स्वाद होते। बाद में पता चला कि इमली, नींबू, सिरके के खट्टे स्वाद टाइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल और एस्टिक अम्ल के कारण होता था। किसके कारण होता था? टाइट्रिक अम्ल, एस्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एस्टिक अम्ल के कारण होता था। किसमें? नींबू, नींबू सब जानते हैं, इमली सब जानते हैं, सिरका भी सभी लोग खाए हैं। ये सब कुछ आप लोग खाए हो, है कि नहीं खाए हो? खाए हैं। तो इसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। इसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा। इसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। और खट्टा किसके कारण होता है? टाइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल और एस्टिक अम्ल के कारण इन सब का स्वाद खट्टा होता है। और आप जो पदार्थ खाते हैं, अगर जिस पदार्थ में खट्टापन पाया गया है तो उसमें जान लीजिएगा क्या कि टाइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल और एस्टिक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण इसका स्वाद कैसा हो जाता है? खट्टा हो जाता है। तो प्राचीन काल में अम्लों की पहचान खट्टे स्वाद से की जाती थी। उस समय लोग सिरके के अम्लीय गुणों से परिचित थे। बाद में पता चला कि इमली, नींबू तथा सिरके में खट्टा स्वाद टाइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल और एस्टिक अम्ल के कारण होता था। ठीक, क्या होता था? खट्टा स्वाद होता था। किसके कारण? टाइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल और एस्टिक अम्ल के कारण क्या होता था? खट्टा होता था। कब हुई? 11वीं शताब्दी में। 11वीं शताब्दी में दो अम्ल की और जानकारी हुई। पहले क्या था? केवल अम्ल की जानकारी था। केवल अम्ल की जानकारी थी। कब? प्राचीन काल में। प्राचीन काल में अम्ल की जानकारी था। और किसके आधार पर? सिरके के आधार पर, केवल सिर्फ सिरके के आधार में। बाद में पता चला कि इमली, नींबू, सिरके में पदार्थों का स्वाद क्रमशः टाइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल और एस्टिक अम्ल।
टाइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल के कारण होता था। उसके बाद क्या चला, उसके बाद यह जानकारी हुई क्या, 11वीं शताब्दी में नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की भी जानकारी हो गई। ठीक, 11वीं शताब्दी में 2 अम्ल की जानकारी और हो गई। देखिए, अगर हम अम्ल को किसी भी चीज़ में घोलेंगे, चाहे नींबू को पानी में घोलें या इमली को हम पानी में घोलें या सिरके को पानी में घोलें, तो इसकी मात्रा क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। आप नींबू को पानी में नींबू को गाड़ते हुए आपने पानी पिया है गर्मी के समय में, क्या करते हैं, नींबू को काट करके पानी में घोल करके पानी पीते हैं गर्मी के समय। तो अगर जब गर्मी के समय हम नींबू को काट कर पानी में घोलते हैं तो क्या उसकी मात्रा बढ़ जाती है, बढ़ती है ना। तो यही चीज़ है, इसके आगे क्या कह रहा है कि रासायनिक यौगिकों की संख्या बहुत अधिक है। रासायनिक यौगिकों की संख्या बहुत अधिक है। क्यों अधिक है, क्योंकि हम खट्टे पदार्थ को अगर पानी में घोल दें तो इसकी मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। रासायनिक यौगिकों की संख्या बहुत अधिक है। ठीक, अब इसे पता करेंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही। प्राचीन काल में क्या था, केवल सिरके की पहचान हुई थी, लेकिन जब धीरे धीरे विकास हुआ, विकास होते चला आया, तो धीरे धीरे अम्ल की मात्रा भी बढ़ती चली जा रही है और अभी भी बढ़ रही है। अम्ल की पहचान केवल पहले क्या था, प्राचीन काल में सिरके के आधार पर किया जाता था, सिरके पर ही पहचान था। लेकिन बाद में क्या आया, इमली भी आया, फिर नींबू आया, फिर क्या आया, अब आ गया है क्या, टमाटर में भी सिरका अम्ल पाया जाता है। टमाटर का भी स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है, खट्टापन टमाटर में भी पाया जाता है और करौंदे में भी खट्टापन पाया जाता है। सब में धीरे धीरे क्या हुआ, अम्ल की पहचान निकलता गया। और इसीलिए अब आगे क्या कह दिया, रासायनिक यौगिकों की संख्या बहुत अधिक है, परंतु रासायनिक गुणों के आधार पर इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। परंतु रासायनिक गुणों के आधार पर इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। और कौन कौन से भागों में विभाजित किया गया है, पहला है अम्ल, दूसरा है क्षारक और तीसरा है लवण। इन्हीं 3 भागों में विभाजित किया गया है। किसके आधार पर, रासायनिक गुणों के आधार पर इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। अम्ल, क्षारक और लवण, इन तीनों भागों में विभाजित किया गया है। किसके आधार पर, रासायनिक गुणों के आधार पर इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। अम्ल, क्षारक और लवण कैसे हुआ, ये हम आगे वीडियो में जानेंगे कि इसे 3 भागों में कैसे विभाजित किया गया है, वो भी रासायनिक अभिक्रिया के अनुसार, रासायनिक गुणों के आधार पर इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। अम्ल को जब जल में डालेंगे तो क्या होगा, क्षार को अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे तब क्या बनेगा, तो इसी के बारे में हम आगे रिएक्शन के माध्यम से परिभाषा भी तैयार करेंगे और रिएक्शन करना भी सीखेंगे। और पहले चैप्टर में जो हम नहीं पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़ना चाहते तो यहाँ पर हम इस वीडियो में आपको अम्ल और क्षार और लवण की रिएक्शन बता करके पहले चैप्टर की पूरी परिभाषा भी कंप्लीट करवा देंगे। एक भी परिभाषा आपका छूटेगा नहीं। पहला चैप्टर भी हम दूसरे चैप्टर में पढ़ा देंगे। किसके आधार पर, रिएक्शन के आधार पर। अगर रिएक्शन करना आप सीख गए तो परिभाषा लिखना भी सीख जाएंगे और रिएक्शन करना आ गया तो संतुलित करना भी आ जाएगा। पहले नंबर तो आपको एक पॉइंट आना चाहिए, क्या, समीकरण को संतुलित करना। समीकरण संतुलित करना आ गया तो रिएक्शन करना आ जाएगा। रिएक्शन करना आया तो परिभाषा भी हमें याद हो जाएगी, क्योंकि रिएक्शन के आधार पर परिभाषा होता है, ना कि परिभाषा के आधार पर रिएक्शन होता है। आप परिभाषा याद कर सकते हो लेकिन रिएक्शन नहीं याद होगा। चलो हम मान लेते हैं आप परिभाषा याद करके रिएक्शन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कहीं पूछ लिया कि अम्ल की क्रिया क्षार के साथ कराने पर क्या प्राप्त होता है, अम्ल प्लस क्षार
कि क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है। ठीक, हम यहाँ पे आपको बेसिक चीज बताने वाले हैं कि अम्ल की क्रिया क्षार से कराने पर जानते हैं क्या प्राप्त होता है, लवण प्लस जल। अम्ल की क्रिया क्षार से कराने पर लवण तथा जल प्राप्त होता है। लेकिन जब हमें अम्ल का सूत्र नहीं पता होगा, क्षार का सूत्र नहीं पता होगा, तो कैसे हम कराएंगे क्रिया और कैसे प्राप्त करेंगे अम्ल और क्षार। ठीक, जब हमें रिएक्शन पे हम परिभाषा तैयार करेंगे और रिएक्शन को संतुलित करना जानेंगे, तब हम इसकी परिभाषा भी लिख लेंगे। कैसे, देखिए एक रिएक्शन करके हम समझाते हैं आपको। अम्ल का सूत्र याद कर लेंगे HCl, और एक क्षार का भी सूत्र रहेगा NaOH। तो क्रिया कराएंगे, पहला हम ले लेंगे पॉजिटिव, दूसरा ले लेंगे निगेटिव, पहला ले लेंगे पॉजिटिव, दूसरा ले लेंगे निगेटिव। तो पॉजिटिव वाला निगेटिव के साथ और पॉजिटिव वाला इसके निगेटिव के साथ क्या होगा, जुड़ जाएगा। जानते हैं कि चुंबक जो होता है वो समान आवेश को आकर्षित नहीं करता है, बल्कि विपरीत आवेश को आकर्षित करता है। उसी प्रकार से अब क्रिया में, इस रिएक्शन में हम जानेंगे कि कौन सा तत्व किसके साथ जुड़ करके लवण और जल बनाएगा। तो शॉर्ट ट्रिक है हमारा क्या, पहला तत्व पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। लगभग सभी रिएक्शन में हमारा अगर दो तत्व है तो उसमें पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, ये कर सकते हैं। अगर ये नहीं करना आता तो आप और भी बेसिक जानना चाहते हैं तो 1 से 30 तक परमाणु क्रमांक याद करना पड़ेगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, उसका संयुक्ता याद होना चाहिए। ये सब जब तैयार रहेगा तो आप सूत्र बनाना भी सीख जाओगे, रिएक्शन करना भी सीख जाओगे और बैलेंस करना भी सीख जाओगे। तो क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ चला गया, सोडियम क्लोरीन के साथ चला जाएगा, तो हो जाएगा NaCl प्लस जल बना देगा। तो ये चीज हमारा क्या है, लवण है, और ये क्या है, जल है। इस लवण का नाम है सोडियम क्लोराइड। जब हमें 30 तक परमाणु क्रमांक याद रहेगा तो सभी सूत्रों का नाम भी हम जान जाएंगे कि क्या नाम है। ये Na सोडियम का प्रतीक है, Cl क्लोरीन का, सोडियम क्लोराइड और जल बन गया। तो परिभाषा कितना आसान हुआ तैयार करने में। ये जानते हैं अम्ल है, ये जानते हैं क्षार है, ये जान के लवण है, ये है जल। तो रिएक्शन के आधार पर परिभाषा बहुत ही आसान है, एक नहीं 150 आप रिएक्शन पे परिभाषा बना सकते हो। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर सोडियम क्लोराइड तथा जल प्राप्त होता है। अब हेडिंग की परिभाषा हो गई जी, कैसे अम्ल की क्रिया क्षार से कराने पर लवण तथा जल प्राप्त होता है। ठीक, तो आप जब तक बेसिक आपको नहीं तैयार होगा तब तक आप इस चैप्टर में परिभाषा चाहे रट डालो चाहे जो कर लो, लेकिन आप भूल जाओगे, गारंटी के साथ कह रहे हैं। अगर रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो आप एक भी परिभाषा नहीं छोड़ेंगे। यहाँ की बात नहीं करें, इंटर तक आप रिएक्शन के आधार पे आप परिभाषा तैयार करने की कोशिश करिए, आप कोई भी परिभाषा नहीं छोड़ोगे। इसी के साथ हमारा होता है वीडियो समाप्त। आगे हम बताएंगे कि अम्लों के सामान्य गुण, अम्लों के क्या सामान्य गुण अगले वीडियो में हम बताएंगे। वो भी लिख कर नहीं बल्कि फिगर बना करके, चित्र बना करके बताएंगे कि उसमें क्या क्या पाया जाएगा, ये कैसे बना कैसे नहीं बना, किस चीज़ का बना और क्यों बना, और इसमें किसके द्वारा इसमें क्या क्रिया होती है, वो बताएंगे हम फिगर बना करके। ठीक, क्योंकि किताब में फिगर बना करके नहीं है, हम फिगर बना करके आपको अम्लों के सामान्य गुण का पूरा अध्ययन करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में सेंड करें।